फ्रेंड, आज मैं आपका स्वागत करने जा रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। और आपको पता है कि कल भारत का जो यूनियन बजट है वो रखा गया। यूनियन बजट से जुड़े हर इम्पोर्टेंट चीज़ को, इवन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं उन्हें, फिर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको इस एक सिंगल वीडियो में बहुत अच्छे तरह से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इन चीज़ों को आप याद कर पाएंगे। और जहाँ पे भी बजट का चर्चा आता है, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन इकोनॉमी, तो उन सारे टर्म्स या फिर जितनी भी समस्याएं होती है ना, उसको इस एक वीडियो में कवर किया गया है। पिक्चोरियल ग्राफ्स आपको दिए जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल करके अपना डिजिटल नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्रयास है, इसमें आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद फिर आपको बजट रिलेटेड समस्याएं नहीं रहेंगी। और दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लगभग सारे एग्ज़ाम में 2 से 5 नंबर तक के प्रश्न प्रीलिम्स में बनते हैं। मेंस में एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है। आपको हमारा जो बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, इसका आप वो स्टेट पीसीएस का या फिर आप यूपीएससी, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो बजट एक ऐसा टॉपिक है जो आप प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, तीनों ही सेक्टर पे काम करता है। और बजट एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की बात करो या फिर आप कोई वन लाइनर वन डे वाला जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो भी दे रहे हो, बैंकिंग सेक्टर का दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इन सभी के लिए ज़रूरी होता है। बजट पढ़ने के अलावा भी कितना ज़रूरी होता है वो कल आप देखे होंगे। आपके जो अभिभावक है या जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत उत्साहित रहते हैं बजट को लेकर के। बहुत सारी प्लान्स, बहुत सारी योजनाएं रहती है। इस वीडियो में मैं आपको बजट के हर एक दृष्टिकोण को समझाऊंगा और एट द एंड आपके पास एक बहुत अच्छा मटेरियल होगा जो आपके बजट से जुड़े प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अगर आप करते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन सब एग्जाम की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। और हम आपको लगातार ये इस वीडियो के जरिए या फिर अन्य आने वाली वीडियो के जरिए आपके प्रिपरेशन को बनाते हैं बहुत बेहतर। स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट से जुड़े कुछ बेसिक से क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आप ये जानते भी होंगे कि बजट शब्द जो है वो बॉजट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यहाँ पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है और सारे कंटेंट आपको पिक्चोरियल फॉर्म में मिलेंगे ताकि आप इसे याद करते रहें। तो आप इसको समझ सकते हो, एक लेदर का ब्रीफकेस यहाँ जो दिखाया जा रहा है नीचे पिक्चर में, इसको बॉजट कहा जाता था। और इसी में वो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे जिसको बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। क्योंकि यह बॉजट नामक थैले में आता था, इसलिए लोग इसको बॉजट ही प्रोनाउंस्ड करते थे। बाद में वो बजट टर्म में बदल गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है बॉजट का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है चमड़े का थैला या चमड़े का बैग, लेदर ब्रीफकेस जो होता है वो। आप अगर एग्जैक्ट देखना चाहते हो क्या है, तो ये वो पिक्चर है जो आपके राइट साइड में दिख रहा है। ये जो बजट बैग है, इसकी जर्नी कैसी रही भारत के परिप्रेक्ष्य में, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, इन सब पे हम आपको आज ये एक फुल कवरेज देने जा रहे हैं। 1947 में सबसे पहली बार भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपना बजट प्रस्तुत किया और ये बजट प्रस्तुत करने वाले थे श्री एस सेट्टी, षणमुखम सेट्टी। इन्होंने पहली बार बजट प्रस्तुत किया था आज़ादी के बाद और वो ईयर था 1947। ठीक है। 1970 से 2019 तक जो हमारा बजट प्रस्तुत होते रहा वो जनरली वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करती थी और प्रस्तुत करते थे। और ये जो है ये ब्रिटेन के आप कह सकते हैं कि ये इन थैलों का ही प्रयोग किया जाता था उस समय तक, 1970 से 2019 के बीच तक। 2019-20 में पहली बार उन जो थैले थे उनका रूप एक वही खाते ने ले लिया, एक झोले का रूप ले लिया जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। 2021 में उस झोले को और भी सजाया गया और जो हमारी यूनियन बजट लेकर के आई थी, अभी की जो वित्त मंत्री है यही थी, और इन्होंने फिर ये रूप दे दिया बजट वाले बैग को।
2021 में ये रूप आ गया। अब आपको यूनियन बजट जो है वो मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बजट को बनाया गया। तो ये था जर्नी बजट बैंक का भारत में। 2021 तक ये रूप धारण कर लेता है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अभी आपको ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप है, वहाँ पे भी आप डाउनलोड वहाँ से आप करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं भारत के थोड़े से प्राचीन इतिहास की तरफ, थोड़े पुराने इतिहास की तरफ, नॉट प्राचीन। तो भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था वो 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था। ये आपको जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ये आप याद रखिएगा, जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत का बजट प्रस्तुत किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिस समय ब्रिटिश क्राउन थी। इधर टॉप कॉर्नर में आपको 3 फेस दिख रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी है, इंदिरा गांधी जी है और राजीव गांधी जी है। ये प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया। भारत में जनरली कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री। जनरली नहीं, वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। केवल ये 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, याद रखिएगा, एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। सबसे अधिक बार जो बजट प्रस्तुत करने का आपको रिकॉर्ड है वो 10 बार है। 10 बार इस बजट को प्रस्तुत किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। इसके बाद इस बार जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें लक्ष्य जो हमारी वित्त मंत्री है, इन्होंने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7वीं बार बजट को प्रस्तुत किया है। और अगर ये 5 साल का जो सरकार है सेम वित्त मंत्री रहती है तो बहुत उम्मीद है कि ये जो 10 नंबर था मोरारजी देसाई जी के पास, ये आंकड़ा भी ये टच कर लेंगे या उसके आगे निकल जाएंगी। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब बजट का जो प्रिपरेशन होता है, जब वो पूरी तरह से बजट तैयार हो जाता है, रिटन लिख लिया जाता है, इसके बाद में एक हलवा सेरेमनी होता है। ये क्या है और क्या होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, इसके बाद एक हलवा सेरेमनी बुलाया जाता है जिसमें ये बजट के सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हलवा सेरेमनी प्रोग्राम के बाद जितने लोग वहाँ रहते हैं वो उसी बिल्डिंग में आप कह सकते हैं कि लॉक्स कर दिए जाते हैं, लॉक इन हो जाते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है? क्योंकि जो बजट वहाँ पे है, जो लोग हैं वो लोग बजट के बारीकियों को समझते हैं, बजट के बारे में जान चुके होते हैं, तो उन्हें इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि बजट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट में लीक नहीं हो। एक बार फिर से, बजट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट में लीक नहीं हो। तो क्या ये होता है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फॉर एग्जांपल आप कल का बजट देखो। कल के बजट में आया कि मोबाइल फ़ोन्स के दाम घटेंगे। अगर ये बात पहले से किसी को पता हो तो फिर वो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए उसको गेदर कर सकता है, या आप समझ पा रहे हैं इसका मिसयूज हो सकता है। और ऐसा एक बार हुआ भी है। भारत का जो 1950 का बजट था वो लीक हो गया था। 1950 वाला बजट लीक हो जाता है। उस समय जो बजट प्रिंट होता था वो राष्ट्रपति भवन में प्रिंट होता था। अभी क्या है, अभी उसको चेंज कर दिया गया है। गवर्नमेंट का प्रेस है नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में, न्यू दिल्ली। 1980 से वहीं पे बजट प्रिंट होता है, वहीं पे ये प्रोग्राम होता है और उसी ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में, इन लोगों को लॉक इन कर दिया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मनमोहन सिंह जी रहे, ये वित्त मंत्री भी थे। 1990-91 का दौर आपको याद होगा, जिस समय एलपीजी को लाने का काम चल रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस समय मनमोहन सिंह जी ने शब्द के मामले में सबसे लंबा स्पीच दिया था। याद रखिएगा, शब्द के मामले में ईयर है 1991 और सबसे लंबा स्पीच देने वाले वित्त मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी। इसके पहले मैंने प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया था, ये बाद में प्रधानमंत्री बने। जिस समय की ये बात है 1991 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ आपको दिख रहा है कि 11 बजे हमारे शाम को 5 बजे हमारे यहाँ बजट प्रस्तुत होता था, जिसको यशवंत सिंह जी ने चेंज किया था। एक और चीज़ आप देख लीजिए, लॉन्गेस्ट बजट, अगर टाइम के बारे में बात की जाए तो फिर ये
हमारी वर्तमान की जो वित्त मंत्री है इन्हीं का है, 2 घंटा 42 मिनट का। 1999 तक आप देखेंगे कि 1999 तक जो हमारा बजट आता था वो शाम को 5 बजे आता था, जिसे यशवंत सिन्हा जी ने 1999 में चेंज किया 1999 में, और इसका टाइम बदलकर सुबह 11 बजे किया गया। सो फ्रेंड्स, ये है इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने देखा। 1999 तक जो बजट प्रस्तुत होता था वो शाम के समय प्रस्तुत होता था 5 बजे। इसको 11 बजे करने का श्रेय जाता है यशवंत सिन्हा जी के नाम। तो ये एक है आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद कल के भी बजट को बहुत डिटेल्स में मैं समझाऊंगा, ऐसे पिक्चोरियल ग्राफ्स की मदद से आपको बहुत अच्छे से वो याद होने वाला है। एक ये इन्फॉर्मेशन, 2017 के पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत होते थे। 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया। सबसे लंबा बजट तो आपने देख लिया, 2 घंटा 42 मिनट का था, हमारी निर्मला सीतारमण जो वर्तमान वित्त मंत्री है इन्हीं का था। 1 फरवरी 1921 को फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। उस समय कोविड के ठीक पास का एरा है 2020 का इस समय। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यूनियन बजट के बारे में जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, और ये केवल इंटरेस्टिंग नहीं है, मार्क्स गेनर भी है। अब मैं चलूँगा आज के जिस टॉपिक के लिए हम लोग इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, की फीचर्स ऑफ बजट 24-25, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आप जब इसके की फीचर्स में जाते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन से ये लिया गया है। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि बजट जो है वो वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करती है। इस बार जो रोड मैप है उसमें विकसित भारत के लिए 4 मेजर कास्ट, प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा भी की थी, 4 मेजर कास्ट के बारे में चर्चा है, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। तो ये 4 है आपको जो मेजर कास्ट है। बजट के जो थीम है इस पे अगर हम लोग बात करते हैं, आप एक बार ये देख लीजिएगा, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। बजट का अपना एक थीम होता है और वो थीम रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप की बजट आगे बनने वाली है। बजट प्लानिंग जो है वो ये तय करता है कि किस तरह का बजट बनने वाला है। तो हम लोग इसी को देखते हैं। यहाँ विकसित रोड मैप को जो 4 मेजर कास्ट में बांटा गया है वो आपने देख लिया। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट उन कंटेंट्स को देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बजट प्लानिंग के दृष्टि से। तो जब हम लोग बजट प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का जो थीम होता है ना, वो बहुत हद तक अपने विषय को दर्शाता है कि मेरा विषय ये है, मेरा मुख्य फोकस इन विषयों पे होगा। तो इस बार का जो बजट का थीम है वो 4 है। नंबर 1 पर है एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 है स्किलिंग, नंबर 3 है एमएसएमई और नंबर 4 है मिडिल क्लास, यानी कि रोजगार, प्रशिक्षण, छोटे और मध्यम उद्योग के ऊपर ध्यान देना। ये विकसित भारत के लिए अब हम लोग प्रायोरिटीज़ को देखते हैं, किसको किस प्रायोरिटीज़ में रखा गया है और उसको किस तरह से चर्चा किया गया है। सो नंबर 1 प्रायोरिटीज़ रखा गया है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर के ऊपर जो अलग अलग बिंदु है उसमें हम लोग देखते हैं। पहला बिंदु है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर से जुड़े रिसर्च किए जाएंगे, अनुसंधान होगा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, जैसे कि जो वाइल्ड सीड्स है आप उसमें सरसों ले सकते हैं, ग्राउंडनट है, तिल है, सोयाबीन, सूर्यमुखी, इनके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाई गई है, सिस्टमेटिक, ऑर्डरली और चतुर्मुखी विकास के लिए कृषि का। फिर क्या है, वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के लिए इसको सक्सेसफुली करने के लिए एफपीओ को प्रमोशन किया जाएगा। कोऑपरेटिव और स्टार्टअप पर ध्यान दिया जाएगा जो वेजिटेबल सप्लाई के ऊपर काम करेगी।
और नए कुछ वैरायटीज़ के ऊपर भी चर्चा किया गया है, जैसे कि 109 नए वैरायटीज़ होंगे जो क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ में गिने जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लगभग 1 करोड़ किसान है हमारे देश में जो अगले 2 साल में नेचुरल कृषि से जुड़ेंगे। 10,000 आपको बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स की भी स्थापना होगी, ऐसा एक बजट में रखा गया है। दूसरा है श्रिम्प प्रोडक्शन को लेकर। श्रिम्प प्रोडक्शन मीन्स मत्स्य विभाग से जुड़ा हुआ है। श्रिम्प प्रोडक्शन मीन्स मत्स्य विभाग से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर काम किया जाएगा। हमारे यहाँ से बहुत बड़े मात्रा में मछली का जो है वो उत्पादन व्यापार ये होता है, तो इसके ऊपर काम किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए श्रिम्प प्रोडक्शन और इसके निर्यात पर बल दिया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे ध्यान दिया गया है कि आपको अगले 3 साल में जो किसान है और उसके भूमि है उसको डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लाया जाएगा। 400 जिले में डिजिटली क्रॉप सर्वे होगा और जन समर्थ बेस्ड जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड लाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड जन समर्थ के नाम से ये इशू किया जाएगा। तो प्रायोरिटीज़ जो विकसित भारत के लिए है उसमें हम लोगों ने नंबर 1 पे किसान को देखा। नंबर 2 पे रखा गया है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को। ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपकी इम्पोर्टेंट रहा है। इस बार एम्प्लॉयमेंट पे जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो पैकेज है इसमें 3 योजना जो है वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए किया गया है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि एक तो जो पहला स्कीम है वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। उन्हें 1 महीने का जो वेजेज है वो दिया जाएगा और 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपये तक का जो 15,000 जो राशि है वो 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। इसके अलावा आपको इससे ऐसा उम्मीद है कि 210 लाख युवा इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा आप स्कीम बी देखेंगे तो जॉब क्रिएशन के ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लिंक्ड किया जाएगा। इंसेंटिव होगा एम्प्लॉय और EPFO कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत। इधर आपको गवर्नमेंट जो है वो रीइंबर्स करेगी EPFO को और ये जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ के लिए वो 3,000 रुपया पर मंथ 2 साल के लिए जितने भी नए हायर किए जाएंगे उनके लिए सरकार की तरफ से रहेगा। एक्सपेक्टेड टू जनरेट, इससे 50 लाख तक नई नौकरी जनरेट करने का अनुमान लगाया गया है। स्किलिंग प्रोग्राम में आप आएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 20 लाख युवाओं को अगले 5 साल में स्किल किया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी और आपको इसमें कोर्स कंटेंट और डिज़ाइन इस प्रकार से किए जाएंगे जो स्किल नीड्स इंडस्ट्री के अनुसार होगा। तो पहला पॉइंट ये कि 20 लाख युवा को स्किल्ड किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना होगा। फिर कोर्स जो होगा वो स्किल जो इंडस्ट्री को जिस तरह के स्किल की आवश्यकता होगी उसके अनुसार से डिज़ाइन किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स। इस पे भी बल दिया जा रहा है कि जो महिला हो उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, पार्टिसिपेशन हो जॉब के लिए। आप इसके नीचे देखेंगे तो 7.5 लाख तक का लोन विथ अ गारंटी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से फंड को प्रमोट करने के लिए, जिससे 25,000 विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष लाभ होगा। फिनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको लोन्स 10 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में और इसके बाद में डायरेक्ट ई-वाउचर से 1 लाख रुपया स्टूडेंट्स को पर ईयर का ये एक लाभ मिलेगा उनको। इसके बाद आप देखेंगे तो स्कीम जो है वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी 500 टॉप कंपनीज में जो लगभग 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में इंटर्नशिप प्रदान करेगी। 5,000 रुपया पर मंथ का अलाउंस मिलेगा और 6,000 रुपया इनको CSR फंड के जरिए मिलेगा जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे। ये जो 6,000 रुपया का जो सहायता होगा ये 1 टाइम होगा। इसके बाद में आप साइड में कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। 12 जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा और आप इसमें एक कंटेंट है, यहाँ हम लोग जब आते हैं अपने प्रायोरिटी वाले 3rd वाले में, तो इसमें आपको मिल रहा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस।
बिना समावेशी विकास के और सोशल जस्टिस के तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अब इसमें जो पहला रखा गया पूर्वोदय, मीन्स ये जो उत्तर पूर्व के जो राज्य है जो थोड़े कमज़ोर हैं इनके लिए है, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। इसमें विकास भी विरासत भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा। 3 लाख करोड़ की योजना होगी जो महिलाओं को और बच्चियों को प्रभावित करेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान, ये आपको 63,000 गाँव को 63,000 गाँव को लाभ प्रदान करेगी। 5 करोड़ जो जनजातीय लोग हैं उनको। तो ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है ये जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए है। 100 से अधिक ब्रांच स्थापित किया जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में होगा। तो ये बजट का जो प्रायोरिटीज बेस्ड हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो 5 ट्रिलियन का जो सपना देख रहे हैं हम लोग, उसके तरफ क्या क्या प्रोग्राम किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इस बार तो आंध्र प्रदेश और बिहार ये दो के ऊपर तो बजट में बहुत ज़्यादा नज़र था। बिहार ने स्पेशल पैकेज का भी डिमांड किया था, या अगर आप स्पेशल पैकेज नहीं देते हैं तो कुछ स्पेशल सुविधा दीजिए, क्योंकि हम लोग उस तरह से समर्थ नहीं है। सिमिलरली बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से सीके नायडू, इनका बहुत बड़ा रोल है सरकार को चलाने में। तो आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही चर्चे में थी कि ये बजट में अपने लिए किस प्रकार से सरकार को अपने फेवर में कर पाते हैं। फिनेंशियल सपोर्ट जो है वो 15,000 करोड़ का अरेंज किया गया फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आंध्र प्रदेश के लिए। इसमें वो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, अमरावती जो इनकी नई राजधानी हुई है उसको डेवलप करेंगे, और इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पानी हो गया, रेलवे है, ऊर्जा है, रोड है, इसके ऊपर खर्च करने के लिए 15,000 करोड़ एक्स्ट्रा आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार को 58,900 करोड़ दिया गया है रोड, इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड कंट्रोल को लेकर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी। आंध्र प्रदेश और बिहार को कुछ स्पेशल दिया गया है, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार और नायडू जी के जरिए कुछ एक्स्ट्रा पैकेज की बात जरूर की जाएगी, वो बजट में देखने को भी मिला है। हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये याद रखिएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। नीतीश कुमार की ये भी डिमांड थी, साइड में उन्होंने रखा था कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तो विशेष कुछ सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। चौथा जो प्रायोरिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को लेके है, जिसमें एमएसएमई आती है। क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया है एमएसएमई के लिए। मुद्रा लोन की लिमिट जो 10 लाख थी अब उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। क्रेडिट सपोर्ट एमएसएमई को मिलेगा स्ट्रेस पीरियड के दौरान, जिस समय उतार चढ़ाव रहता है, ऐसे तनाव वाली स्थिति में एमएसएमई को क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा। एमएसएमई जो है वो फूड, इरिगेशन, क्वालिटी, इन सब के ऊपर काम करेंगे। और पांचवा जो प्रायोरिटी है वो है अर्बन डेवलपमेंट को लेकर। अर्बन डेवलपमेंट में आपको स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर बात की गई है, स्ट्रीट मार्केट इसके ऊपर बात किया गया है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट इसके ऊपर बात किया गया है। शहरी विकास के अंतर्गत मीन्स कैसे शहर का डेवलपमेंट किया जाए इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले तो इनकरेज किया गया है स्टेट्स को कि वो जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको कम करें, और स्पेशली अगर कोई महिला खरीद रही है तो उस समय में अगर कोई प्रॉपर्टीज महिला खरीद रही है तो ऐसे केसेस में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो कम हो जाएगा। वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको विशेष बल दिया गया है, सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, इन सब विषयों पे। हाउसिंग नीड्स के बारे में चर्चा किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत। इसमें 1 करोड़ शहरी गरीबों को और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें 1 करोड़ अर्बन लोग और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो लाभान्वित होंगे। इसमें ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई है जो ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स को बनाएगी। छठा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा पर तो बहुत समय से लगातार बात चल रही थी, और इसमें भी स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी इसके ऊपर।
तो भारत जो है वो स्मॉल रिएक्टर्स की स्थापना करने जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनने जा रहा है, मॉड्यूलर रिएक्टर और नए टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहा है। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी लाई गई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज और फैसिलेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। AUSC थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में चर्चा किया गया है जो कि ज्वाइंट वेंचर है NTPC और भेल के बीच, और ये लोग 800 मेगावाट के कॉमर्शियल प्लांट को बनाएंगे। 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑप्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी का चर्चा है बजट में। ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट एवरी मंथ आपको फ्री बिजली मिलेगी। 1.28 करोड़ का जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 लाख एप्लीकेशंस अभी तक मिले हैं और 1 करोड़ 28 लाख का रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। 7वें पॉइंट पे आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको जो प्रोविजन है वो 11,11,111 करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाएगा, जो GDP का 3.4% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम किया जा रहा है, GDP का 3.5% से ज़्यादा 3.4% वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखा जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ जो है वो स्टेट्स यूज करेंगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स के सपोर्ट के लिए। चौथा फेज होगा PMGSY का, और ये लॉन्च होगा जो रूरल हैबिटेशन को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी मौसम में कनेक्टेड रहने के लिए 25,000 रूरल क्षेत्रों के लिए। इरिगेशन और फ्लड माइग्रेशन के लिए लाया गया है कुछ रूल्स। इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कोशी मेची लिंक इंट्रा स्टेट लिंक है बिहार के लिए, जो बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान का एक आप कह सकते हैं कि बड़ा सॉल्यूशन साबित होगा। कोसी मेची नदी के बीच जो लिंक होगा, इसके लिए 11,500 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, ये बाढ़ वगैरह से रुकने के लिए। सिक्किम, असम और झारखंड को भी फ्लड मैनेजमेंट के लिए सहायता की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में आपको रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए सहायता की घोषणा की गई है। तो फ्लड मिटिगेशन और इरिगेशन के लिए आपको ये याद रखना है 11,500 करोड़ ऐसी योजनाओं के लिए जो फ्लड को रोक सके, जैसे कि कोसी मेची लिंक, ये सब है। इस तरह के 20 अन्य कार्य चल रहे हैं। असम, सिक्किम, उत्तराखंड को फ्लड के लिए दिया गया है। 7वें नंबर पे जो बल दिया गया है वो टूरिज्म सेक्टर को दिया गया है, जिसमें विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर इनके विकास के लिए है। एक कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया गया है राजगीर के लिए, जहां बिहार के राजगीर में, और ये राजगीर जो है वो जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों ही धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट स्थान है, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान में गिना जाता है। तो ये एक विषय है। इसके बाद में नालंदा का विकास टूरिस्ट सेंटर के रूप में, और उड़ीसा का जो टेम्पल्स हो गए, कुछ सीनिक ब्यूटीज है, मोनूमेंट्स है, क्राफ्ट्समैनशिप है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनके डेवलपमेंट के लिए भी सहायता दी जाएगी। यानी कि टूरिज्म के ऊपर इस बार बल दिया गया है और ये प्रायोरिटीज में शामिल है बजट के। 8वें प्रायोरिटीज में आते हैं तो ये इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए है, जो कि बहुत जरूरी होता है विकास के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ऑपरेशनलाइज है, जैसे कि आप अनुसंधान नेशनल रिसर्च का बात करेंगे, ये जो फंड है बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। प्राइवेट सेक्टर में आपको रिसर्च और इनोवेशन के लिए कॉमर्शियल स्केल और फाइनेंसिंग पूल के लिए 1 लाख करोड़ है। तो वहीं स्पेस इकोनॉमी के लिए, अंतरिक्ष इकोनॉमी के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड 1,000 करोड़ का प्रारंभ किया गया है, इसको सेटअप किया जाएगा। तो इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी एक विशेष बल दिया गया है। इसके बाद हम लोग, ये हो गया 8 प्रायोरिटीज जो हम लोगों ने बनाए हुए थे कि सरकार ने जो 8 प्रायोरिटीज के ऊपर कार्य किया है। 9वां प्रायोरिटीज जो है वो विकसित भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है।
इसमें ग्रामीण और शहर दोनों ही जगहों पर लैंड रिलेटेड कुछ एक्शंस लिए गए हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स को अर्बन एरियाज में जीआईएस मैपिंग के जरिए लाना है। फिर टैक्सोनॉमी है, एफडीआई है, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा किया गया है। नया जो पेंशन स्कीम है इसके विषय में चर्चा किया गया है। एक सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन दिख रहा है, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें कॉमन सिटीजन और जो फिजिकल प्रूडेंस में आते हैं इनके लिए ये न्यू पेंशन स्कीम्स लाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशंस में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंडिचर जो है वो कुछ मेजर आइटम्स पे क्या रहा है। राशि जो है वो करोड़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डिफेंस सेक्टर से हम लोग शुरू करते हैं और ये इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। हेल्थ केयर में इस बार जो खर्च है उसको घटाया गया है। डिफेंस पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है। डिफेंस के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए की राशि है। ग्रामीण विकास के लिए आपको ये जो 4,54,773 और सबसे अधिक भी है। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ है। एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए 1,51,851। होम अफेयर्स के लिए 1,50,983। एजुकेशन पे 1,25,638। आईटी सेक्टर पे 1,16,342। स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिली है 89,287 करोड़। और आपको एनर्जी सेक्टर में 68,769 करोड़। इसके बाद आप सोशल वेलफेयर के लिए 56,501 और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के लिए 47,559 करोड़ रुपये की खर्च की जो मेजर खर्च का लिस्ट है ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं इसका एलोकेशन क्या है, मेजर जो स्कीम्स है, और यहाँ भी जो राशि है वो करोड़ रुपए में है। 2023-24 में 60,000 दिख रहा है, जबकि 2024-25 में मनरेगा में 86,000, यानी यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है। रिसर्च और डेवलपमेंट में 1,200 है, जबकि पहले 840 करोड़ था। सिमिलरली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 2,228 करोड़ है, जबकि पहले 23-24 में 442 भर था। वैक्सीनेशन 2,143, पिछली बार 1,200 था। 6,903 है डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर के लिए। 10,000 है सोलर पैनल के लिए, जो कि वृद्धि देखने को मिल रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये 1,500 2024-25 में 1,500 है, जबकि 23-24 में 1,800 था। 24-25 में जो लाइन्स ऑफ क्रेडिट अंडर IBFA है, सॉरी IDA है, वो 3849 है, यानी 3,849 है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्राप्तियां खर्चे, इनको ग्राफ के जरिए यहाँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे है। आपके लिए एक बहुत अच्छा डिजिटल नोट्स बन सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख ले तो। चलिए देखते हैं प्राप्तियों को दो भाग में बांट करके, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। ये हो गया खर्च का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसमें देख रहे हैं 22-23 के बाद से लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अब की बार 15 पे है। ये सब जो है वो लाख करोड़ में मेंशन किया हुआ है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 37.1 लाख करोड़ है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़ है 2024-25 के लिए। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये याद रखिएगा 37.1 लाख करोड़ है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 15 लाख करोड़ है। इसी तरह से हम लोग नीचे और कुछ स्लाइड्स हैं जो आपको डिजिटली तो ग्रोथ आपको डिजिटली तो नोट्स अवेलेबल कराएंगे ही, बहुत सारे विषय भी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। रिसिट्स और एक्सपेंडिचर के बाद इसके नीचे हम लोग को मिलता है और एक कंटेंट इम्पोर्टेंट सा आपको। एक बार अगर आप RE सेक्टर में देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2023-24 में 35.4 है। यहाँ रिसीट और बेनिफिट्स, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इन आंकड़ों को आप डिजिटल स्क्रीन्स लेकर के आप डिजिटल अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं।
रेवेन्यू रिसीट्स 2024-25 के लिए आप याद रखिएगा 31.3 लाख करोड़ है। कैपिटल रिसीट्स हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.1 है, यानी कि प्राप्ति 31.3 है और खर्च 37 है। तो रेवेन्यू रिसीट्स और खर्च के बीच में एक अंतर है। वहीं कैपिटल रिसीट्स जो है वो 16.9 है, जबकि कैपिटल रिसीट्स का जो खर्च हम लोग देखते हैं ये 15 है। तो यहाँ कैपिटल रिसीट्स जो है वो पॉजिटिव रहा है, प्राप्तियाँ ज़्यादा रही है खर्च के तुलना में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं, एक मिनट। ये था हमारा मेजर खर्च जो हम लोगों ने देखा, और ये प्राप्तियां वगैरह हम लोगों ने देख लिया। इसकी तुलना करके आप वो फिजिकल डेफिसिट, इन सब की भी आप जो चर्चा करते हैं हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में, यहाँ फिजिकल रिसिट्स कितनी है और एक्सपेंडिचर कितनी है उसको आप जानकारी में रख सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हुआ है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हुआ है। सिमिलरली रेवेन्यू खर्च क्या हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि पैसे आने के सोर्स क्या है और पैसे को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, ताकि आप उसके बेसिक के साथ साथ आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप समझ पाए। तो ये एक ग्राफ है जहां आप देख पा रहे हैं पैसा आ कैसे रहा है। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं इनकम टैक्स से 19% है, उधार और अदर जो लाइबिलिटीज है वो 27% है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 5% है, जीएसटी और अदर जो टैक्सेस है 18% है, कस्टम से 4% है, नॉन डेबिट कैपिटल 1 और 9% है नॉन टैक्स रिसिट से। सबसे अधिक अगर पैसा आ रहा है तो वो आ रहा है आपको बोरोइंग वाले क्षेत्र से, कर्ज वाले क्षेत्र से। 17% जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स से है। रुपया खर्च कहाँ हो रहा है, तो इसमें आप मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 21% है, हालांकि इधर से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। पेंशन पे 4% खर्च होता है, इंटरेस्ट पेमेंट पे 19%, सेंट्रल सेक्टर की जो योजनाएं होती है 16%, अदर एक्सपेंडिचर है, फिर सेंटर का जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वहाँ 8%, फाइनेंस कमीशन और अन्य जो ट्रांसफर्स किए जाते हैं उस पर 9%, आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 16%, इसके अलावा 6% सब्सिडीज़ पे, 8% आप देख पा रहे हैं डिफेंस पे, और 21% स्टेट्स शेयर जो करती है टैक्स और ड्यूटीज उसके साथ। तो ये है सरकार के पास पैसा आना और जाने का जो सोर्स है इस बार का। ये सब लिस्ट आपने पहले देखा है, इन सब लिस्ट के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो इन सब लिस्ट्स के लिए जो खर्च पैसा आता कैसे और जाता कहाँ है ये हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार हम लोग देखते हैं टैक्स प्रपोजल को लेके। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसको रिव्यू किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है टीडीएस वगैरह का, लिटिगेशन और कुछ अपील है, डिपेंडिंग है टैक्स बेस के ऊपर। ये 4 होता है टैक्स प्रपोजल के ऊपर, इन 4 बातों का ध्यान रखना होता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं सेक्टर स्पेसिफिक क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी प्रपोजल्स क्या रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक रहा है ना तो प्लीज़ बताइए मुझे, फिर हम ऐसे ही वीडियोस और बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटी में क्या चेंज किया गया है और बेनिफिशियरी क्या है अब वो देख लीजिए। फुली एग्जाम्प्ट किया गया है 3 और कैंसर मेडिसिन और कस्टम ड्यूटीज को, जिससे मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगी। रिड्यूस्ड किया गया है बीसीडी को 15% तक मोबाइल फ़ोन्स पे, मोबाइल पीसीबीए चार्जर इन सब पे, तो मोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। कस्टम ड्यूटी जो है वो सोना और चांदी से 6%, प्लैटिनम से 6.4% तक हटाया गया है, जिससे घरेलू वैल्यू जो है वो एडिशन होगा। बीसीडी जो है वो कम किया गया है, श्रिम्प हम लोगों ने पीछे देखा, एंड फिश फीड पे 5% तक का। तो इससे क्या है, आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है मैरीन एक्सपोर्ट्स में उसमें वृद्धि होगी। एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए एग्जम्प्ट किया गया है कैपिटल गुड्स पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, सोलर सेल्स के मामले में, और पूरी तरह से 25 क्रिटिकल मिनरल्स में छूट देने की बात की गई है, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये आपने देखा कहाँ क्या बदलाव हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स को लेकर के। टू रिड्यूस द
compliance burden, promote entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens। ये एक आर्टिकल्स भी आया हुआ है। इसमें आपको बताया गया है कैपिटल गेंस और इसके रेशनलाइजेशन के बारे में। शॉर्ट टर्म जो गेंस है वो फिनेंशियल एसेट्स का 20% टैक्स रेट है। लॉन्ग टर्म जो गेंस है वो 12.5% है। जो इंक्रीज हुआ है लिमिट में कैपिटल गेंस का 2.5 लाख पर ईयर को किया गया है। इसके बाद नीचे आप देख पाएंगे एंजल टैक्स। ये एंजल टैक्स होता है, आपको स्टार्टअप वगैरह में जो फंडिंग करते हैं उसको समाप्त किया गया है। एंजल टैक्स को इन्वेस्टर्स के लिए फ्री किया गया है। सिंपल टैक्स रिजाइम हुआ है, ये याद रखिएगा, एंजल टैक्स को ख़त्म किया गया है। सिंपल टैक्स रिजाइम हुआ है डोमेस्टिक क्रूज वगैरह के लिए। फिर आपको एक हार्बर रेट्स, सुरक्षित हार्बर रेट्स के बारे में चर्चा की गई है जो फॉरेन माइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। कॉरपोरेट टैक्स जो है वो फॉरेन कंपनीज के लिए 40% से घटाकर 35% किया गया है। नया जो टैक्स रिजाइम है वो ये रहा, 17,500 तक की सेविंग्स दिखा रही है। 0 से 3 लाख पे नील है, 3 से 7 लाख पहला स्लैब है जिस पे 5%, 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% और अगर 15 लाख के ऊपर है तो 30%। ये है जो नया टैक्स रिजाइम है, ये जो नया है टैक्स। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो है वो उसमें 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक का डिडक्शन किया गया है। फैमिली पेंशन या फिर पेंशनर्स के लिए जो इंक्रीज किया गया है वो 15,000 से 25,000 किया गया है। ये वार्षिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। वार्षिक इनकम अगर 3 से 7 लाख है तो वो 5% तक में ही रहेंगे, 7 लाख के बाद ही बढ़ाया गया है। तो यहाँ एक टैक्स स्लैब जो मिनिमम वाला है उसमें जो स्लैबिंग है वो बड़ा दिखता है। अब 3 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं देना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 के लिए 10, 10 से 12 के लिए 15%, 12 से 15 के लिए 20 है और 15 लाख या उससे अधिक आपकी इनकम है सालाना तो वो 30% पे जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फैमिली पेंशन्स को लेकर के पेंशनर्स के लिए इंक्रीज किया गया है। 15,000 से 25,000 तक का डिडक्शन दिया गया है। 15,000 से डिडक्शन को बढ़ाकर 25,000 किया गया है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ के एक बार देख लेते हैं। ये वो हम लोगों ने बनाया था, रुपी जाता कहाँ से है, जाता कहाँ से है, किस तरह से खर्च हुए हैं और क्या मिल रहे हैं, रेवेन्यू, रिसिट, एक्सपेंडिचर, इन सब पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। मुझे लग रहा है कि हमारा जो मूल बिंदु हो सकता था बजट को लेके वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर आपके समझ में आई है बजट, आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हाँ, ये एक लास्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो सेंट्रल अकाउंट डिफिसिट में 2023-24 में, जैसे कि ये जो कोरोना वाला काल था जहाँ पीक देख रहे हैं, 23-24 में ये थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है। और इंडिया का जो ग्रीव रेट है वो 8.2% है फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए। ये PMI इंडेक्स है, इन सब का आप कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं। NPA वगैरह है, SCB, इन सब को लेकर के दिखाया गया है। इन पिक्चर्स का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। पीछे भी जो पिक्चर्स दिखाया गया है उसके स्क्रीनशॉट्स आपको मदद करेंगे रिवीजन करने में भी। आज हम लोगों ने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट तरीके से कवर किया बजट 2024 को, और जितने भी आयाम हो सकते थे हमारे परीक्षा के दृष्टि से, बजट को समझने की दृष्टि से, वो हम लोगों ने कवर किया। मेरा मेहनत तब सफल माना जाएगा जब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसके लिए आपको स्पेशली अलग से हम लोग एक वीडियो भी बना सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है तो। फ़िलहाल आज के लिए फ्रेंड्स यही है, हम लोग यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो छूट गया था, हम लोग का जो फिजिकल डिफिसिट है वो घट के 5.6% पर आया है और जो टारगेट है 4.9 पे लाने का है। सो आज इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कैसा आपको ये वीडियो लगता है। आज के लिए इतना ही। आप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली